हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 10 अप्रैल 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लेक्चर आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, लास्ट तक सुनना है। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों, जब आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते हैं तो इससे आपका मेमोरी पावर और जो कॉन्फिडेंस है ये दोनों बढ़ते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने चैनल स्टडी कर को फॉलो कर लें और बेल आइकॉन यानी घंटी वाला बटन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से आप इसका जो पीडीएफ है वो आसानी से और फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 को जारी किया गया है, तो इसमें IIT बॉम्बे की रैंक क्या है? आंसर होगा इसका 65। यानी दोस्तों IIT बॉम्बे की रैंक क्या है? 65 है। अब हम समझते हैं कि ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्या होती है। तो दोस्तों, ये जो रैंकिंग है ये हर साल प्रकाशित की जाती है और इसमें दुनिया की टॉप 100 या टॉप यूनिवर्सिटी को इसमें शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, जो दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी हैं उसमें भारत की दो ऐसे संस्थान हैं जो टॉप 100 में आते हैं। पहला है IIT बॉम्बे, जिसका 65वां स्थान है, और दूसरा है IIT दिल्ली, जिसका 72वां स्थान है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 2022 की, इसमें IIT बॉम्बे 65वें स्थान पर है और IIT दिल्ली 72वें स्थान पर है। दोस्तों, इस रैंकिंग का फायदा क्या होता है? तो जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की जाती है हर साल, इसका फायदा स्टूडेंट को होता है। स्टूडेंट ये पता कर सकता है कि हमारे लिए कौन सा अच्छा संस्थान है या कौन टॉप पोजीशन पर संस्थान है, उसी प्रकार से वो अपना दाखिला इन संस्थानों में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जो IIT बॉम्बे है उसको इस रैंकिंग में 79.9 पॉइंट मिले हैं और IIT दिल्ली को 78.9 पॉइंट मिले हैं। यानी जो इनका स्कोर रहा है IIT बॉम्बे का वो 79.9 था और IIT दिल्ली का जो स्कोर था वो था 78.9। ये आप नोट कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो दोस्तों, जो ग्लोबल विंड रिपोर्ट है 2022 की, इसको ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा प्रकाशित किया गया है, पब्लिश किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में पवन ऊर्जा का जो क्षेत्र था वो दूसरा सबसे अच्छा साल था। लेकिन दोस्तों इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पवन ऊर्जा में और तेजी से वृद्धि करने की जरूरत है, जिससे जो नेट जीरो गोल्स है उसको संतुलन में लाया जा सके। नेट जीरो गोल्स क्या है दोस्तों? तो अगर कोई देश नेट जीरो गोल्स निर्धारित करता है, जैसे इंडिया ने 2072 तक अपना नेट जीरो गोल्स रखा है कि 2072 तक वो नेट जीरो करेगा। नेट जीरो का मतलब क्या है? मान लिया कि जो इंडिया है वो जितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन एक वर्ष में, एक साल में, एक महीने में या एक दिन में करता है, उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड का अगर अवशोषण किया जाता है उसके द्वारा। कैसे किया जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण? कि पेड़ पौधे लगाकर, जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के द्वारा अवशोषित किया जाएगा। तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड उसके द्वारा उत्सर्जित की जाएगी उतनी ही अवशोषित की जाएगी। तो इस बैलेंस को ही क्या कहा जाता है? नेट जीरो। तो अगर जो पवन ऊर्जा है उसका प्रयोग किया जाएगा अधिक से अधिक, तो इससे क्या होगा? जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, जो हानिकारक गैसें हैं, उनका उत्पादन कम होगा। तो इसी के लिए यह रिपोर्ट जारी की गई है। अगला प्रश्न है, सेना आयुध कोर या आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स ने 8 अप्रैल 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आंसर है इसका 247वां। कौन सा स्थापना दिवस मनाया है दोस्तों? 247वां स्थापना दिवस मनाया है। किसने? आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स ने। दोस्तों, ये जो आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स होती है इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है दोस्तों सेना को रसद पहुंचाना। ठीक है, यानी उसको हथियार पहुंचाना, और सेना के लिए जो रसद पहुंचाने का काम है वो किसके पास होता है? आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के पास होता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 8 अप्रैल 1775 में
सेना आयुध कोर या आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प की स्थापना की गई थी। ठीक है, 2022 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 247वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 7वीं वर्षगांठ 8 अप्रैल 2022 को मनाई गई। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कब लॉन्च किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा 8 अप्रैल 2015 को। यानी दोस्तों, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसको 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जिसकी 7वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? 8 अप्रैल 2022 को। ठीक है दोस्तों, तो यह जो योजना है ये 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा गैर कारपोरेट, गैर कृषि, छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करती है। यानी जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसके द्वारा छोटे उद्यमी जो हैं या जो गैर कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं उनको लोन दिया जाता है, ऋण दिया जाता है। ठीक है, और ये जो लोन की सीमा है वो 10 लाख तक रखी गई है। 50,000 से 10 लाख तक के लोन इस योजना में दिए जाते हैं। तो याद जरूर रखिएगा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है वो 8 अप्रैल 2022 को अपनी 7वीं वर्षगांठ मनाई है और इसको शुरू किया गया था 8 अप्रैल 2015 को। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें और दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे सभी को इसका फायदा मिल सके और आप अपने चैनल स्टडी कर को भी सपोर्ट कर सकें। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के सभी 24 मंत्रियों ने एक कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों ये घटना हुई है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में अब ये घटना क्यों हुई है? रिसेंटली बहुत बड़ी घटना है। अब ये क्यों हुई है, चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। क्या आंध्र प्रदेश में पॉलिटिकल क्राइसिस होने वाला है? तो इस घटना को हम देखते हैं। दोस्तों 8 जून 2019 को जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने शपथ ली थी। कब ली थी? 8 जून 2019 को। और उन्होंने तभी ये संकेत दे दिया था कि जब मेरी सरकार के 2.5 वर्ष होंगे तब वो पूरे मंत्रिमंडल को बदल देंगे। अब ये मंत्रिमंडल जो है वो 2021 में बदला जाना था, लेकिन कोविड के कारण ये सब नहीं हो सका, तो अब ये बदला जा रहा है 2022 में। यानी अब उनके मंत्रिमंडल में नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि 2-4 मंत्री जो वर्तमान मंत्रिमंडल था उसी में से हो और बाकी जो हैं वो नए चेहरे होंगे। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? ध्यान से समझ लीजिएगा, उनका नाम जगन मोहन रेड्डी या YS जगन मोहन रेड्डी इनका नाम है। और वो 2.5 साल बाद, यानी 2.5 साल से कुछ ज्यादा समय हो गया है, तो वो अब अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जब शपथ ली थी तभी इसके संकेत दे दिए थे। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है दोस्तों? विश्वभूषण हरिचंदन। और चीफ मिनिस्टर तो अभी हमने डिस्कस ही किया है, कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय बुकर 2022 पर किस लेखक का सैंड का मकबरा या रेत का मकबरा पहला हिंदी उपन्यास शॉर्ट लिस्ट किया गया है? दोस्तों जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है उसके लिए हिंदी के किस उपन्यास को शॉर्ट लिस्ट किया गया है? सैंड का मकबरा या रेत का मकबरा। तो इसके लेखक कौन है? तो आंसर है इसका गीतांजलि श्री। दोस्तों जो गीतांजलि श्री हैं वो रेत के मकबरे नाम के उपन्यास की लेखिका हैं। ठीक है, उसको अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज के लिए क्या किया गया है? शॉर्ट लिस्ट किया गया है। और दोस्तों इसके लिए 5 किताबों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अब इन 5 किताबों में से एक किताब को चुना जाएगा। उसमें ये भी शामिल है, कौन सी बुक या कौन सा उपन्यास? सैंड का मकबरा या रेत का मकबरा। ठीक है, तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो जान लेते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को पहले मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। अब ये पुरस्कार किसको दिया जाता है थोड़ा सा आप ये समझ लीजिएगा। जैसे विश्व की किसी भी भाषा में लिखी गई बुक हो, ठीक है, उसको अगर अंग्रेजी में अनुवादित किया गया हो, किसमें अनुवादित किया गया हो? अंग्रेजी में अनुवादित किया गया हो, तो उस पुस्तक को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और जो भी किताब इस पुरस्कार को जीतती है उसके लेखक और अनुवादक को ये जो राशि है वो समान रूप से बांटी जाती है। ठीक है, जैसे जो गीतांजलि श्री हैं उन्होंने हिंदी में जो उपन्यास लिखा वो लिखा क्या? रेत का मकबरा, लेकिन उसको अंग्रेजी में किसी और ने कन्वर्ट किया है
तो उसको कहा गया सैंड का मकबरा। ठीक है, तो जो सैंड का मकबरा है उसी को शॉर्ट लिस्ट किया गया है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में माया गोविंद का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो दोस्तों जो माया गोविंद हैं वो एक गीतकार थी। ठीक है, क्या थी वो? गीतकार थी। तो गीतकार माया गोविंद का हाल ही में 82 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन हो गया है और उन्होंने कुछ प्रसिद्ध गीतों को लिखा है, जैसे मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, आंखों में बस हो तुम। ऐसे गीतों को लिखने वाली कौन थी? माया गोविंद, जिनका हाल ही में 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्यम क्रांति योजना को शुरू किया है? तो दोस्तों जो उद्यम क्रांति योजना है ये शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। कहां शुरू की गई है दोस्तों? मध्य प्रदेश में शुरू की गई है और इसको शुरू किया है 5 अप्रैल को। कब शुरू किया गया है दोस्तों? 5 अप्रैल को। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत युवाओं को लोन उपलब्ध कराया जाएगा मध्य प्रदेश के, और राज्य के बेरोजगार युवाओं को लोन की गारंटी राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सरकार के द्वारा ऋण के ब्याज पर सब्सिडी भी दी जाएगी। ठीक है, वित्तीय सहायता के रूप में सरकार के द्वारा हर साल 3% ब्याज अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। बात आई है दोस्तों मध्य प्रदेश की, तो चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। तो ये पॉइंट भी आप नोट करिएगा। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? दूसरा क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल यानी गवर्नर कौन है? और तीसरा क्वेश्चन है, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प की स्थापना कब की गई थी? तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों अगर आप अपनी तैयारी को अनअकैडमी पर करना चाहते हैं तो वहां पर आप फॉलो कर लें राजा गुप्ता को, और एक कोड यूज करिएगा उनके लिए, राजा नंबर 1। अगर आप कोई भी फ्री क्लास ज्वाइन करते हैं तो वहां भी आपको एक कोड यूज करना होगा, राजा नंबर 1। और अगर आप कोई कोर्स भी परचेज करते हैं तो कोर्स के लिए भी आप कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। खबरी पर तो आप हमें फॉलो कर ही लेंगे, वहां पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाते हैं, तो आप खबरी पर जरूर फॉलो करें। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।